हेलो दोस्तों, पार्ट नंबर 2 सीए फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। पार्ट नंबर 1 में हमने 25 क्वेश्चन किए थे। अब ये पार्ट नंबर 2 है जिसमें हम रिमेनिंग जो पॉइंट्स है वो सारे कवर करेंगे। और जहां तक है इसमें मैंने बताया था आपको मैं 50 के आसपास क्वेश्चन कराऊंगा, तो जो भी होगा 25 या 26 क्वेश्चन जो भी बनने होंगे वो हम बनाने वाले हैं। क्लियर है? इसको करने के बाद आप अपने क्वेश्चंस करना, जो आईसीआई मटेरियल में आपको जो मतलब चैप्टर बाय चैप्टर दिए हुए हैं आप उनको करना, फिर देखना कि वो क्वेश्चन आपके बहुत जल्दी हो जाएंगे। डन। साथ ही साथ याद रखना आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। क्वेश्चन का हवाबाजी में नहीं पढ़ना है कि आपने हवा में ऐसे पढ़ लिया। आप ढंग से क्वेश्चन पढ़िए और उसको करिए फिर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर पार्ट नंबर 2 बिजनेस इकोनॉमिक्स जो हम करने जा रहे हैं। तो इसमें देखो सबसे पहला पॉइंट जो आपके पास है वो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और दूसरा पॉइंट है सोशलिस्ट इकोनॉमी, और तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, ये आपने ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, यानी जिन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है उनको ये पता होगा कि ये होता क्या है। बट जिन्होंने वहां पे ध्यान नहीं दिया था फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं। अगर हम बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तो इसको हम मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं, इसको हम फ्री इकोनॉमी भी कहते हैं, और लेजर फेयर इकोनॉमी भी कहते हैं। तो आपको ये सारे नाम याद रखने पड़ेंगे, मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना? अगर ये आप सारे नाम याद रखते हो तो आपके लिए काफी अच्छा है, क्योंकि पेपर में कई बार आता है कि इसका बताओ ये नाम किसका है, तो आपको पता होना चाहिए किसका नाम कौन सा है। तो हमने क्या बोला, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी और लेजर फेयर इकोनॉमी भी कहते हैं। डन। जबकि दूसरी तरफ हमारा सोशल इकोनॉमी है जिसको हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या प्लान्ड इकोनॉमी बोल सकते हो, और सबसे अच्छा नाम एक और इसका कमांड इकोनॉमी। क्या है? कमांड इकोनॉमी। तो अगला हमारे पास है मिक्स्ड इकोनॉमी। डन, जो हमें थर्ड पढ़ना है। तो होता क्या है, देखो अगर मैं बात करूं जिन्होंने नहीं पढ़ा है 11th क्लास में ढंग से, तो ध्यान से देख सकते हैं कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है ये वो इकोनॉमी होती है जिसमें जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस आपको लेने हैं, ठीक है, या जो एक्टिविटीज कंट्रोल होती है वो किसके थ्रू होती है, सारी सारी वो मार्केट फोर्सेस से होती है। किससे होती है? मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस मतलब दैट इज डिमांड एंड सप्लाई, यानी डिमांड सप्लाई प्रेशर पे ये काम करता है। कौन सा वाला? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और जबकि जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है इसमें कौन है? कोई सम सेंट्रल, जो सेंट्रल अपॉइंटेड अथॉरिटी होती है, जो गवर्नमेंट होती है वो यहाँ पे क्या करती है? डिसीजन मेकिंग का काम करती है। यहाँ पे एक्टिविटी कंट्रोल करने का काम किसका? गवर्नमेंट का। यानी यहाँ पे कौन कर रहा है? मार्केट फोर्सेज, यानी डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पे रूल चलता है। यहाँ पे कौन है? गवर्नमेंट का हाथ होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है वो डोमिनेट करता है। इसका मतलब प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे डोमिनेट करेगा, तो यहाँ पे कौन करेगा? पब्लिक सेक्टर डोमिनेट करेगा। अब जहाँ पे प्राइवेट होते हैं तो वहां पे जो मेन मोटिव होता है ना उनका, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। इसका मतलब ये वाली इकोनॉमी में क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के हिसाब से काम किया जाता है, जबकि यहाँ पे जो है ना सोशल वेलफेयर के हिसाब से काम किया जाता है। तो आप ना, अगर जिसको नहीं पता तो जो मैंने बोला उनको आप यहाँ पे छोटा छोटा करके लिख सकते हो। क्या क्या बोला? ये डिमांड यानी मार्केट फोर्सेस, यानी मार्केट फोर्सेस मतलब डिमांड एंड सप्लाई प्रेशर पे काम करता है, ये सारा उसी से काम होता है। यहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू, यानी जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड अथॉरिटी है, गवर्नमेंट अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है, उसके थ्रू ये चलता है। ठीक है ना? यहाँ पे मैंने क्या कहा, ये प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर डोमिनेट करता है। इसमें अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमने बोला कि प्रॉफिट मोटिव होता है, यहाँ पे सोशल वेलफेयर होता है। जितने भी जो हमारी जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना, उन प्रॉब्लम्स को अगर हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, तो उसने बोला सेंट्रल प्रॉब्लम्स को अगर हमें सॉल्व करना तो यहाँ पे प्राइस मैकेनिज्म का यूज किया जाता है। बट अगर हम यहाँ पे बात करें तो कौन करेगा? जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो यहाँ पे करेगी, यानी गवर्नमेंट की अथॉरिटी यहाँ पे क्या करेगी? उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, सेंट्रल प्रॉब्लम को। क्लियर हो गया? तो हमने पॉइंट्स पढ़ लिए, ये आपको नाम याद रखने हैं। फिर आता है मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसकी अगर हम बात करें तो मैंने कहा इसमें दोनों ही, प्राइवेट सेक्टर भी आता है और पब्लिक सेक्टर भी आता है। तो मैं क्या बोला, इसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों का ही हाथ होता है। किसके अंदर? मिक्स्ड इकोनॉमी में। बात जैसे इंडियन इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। अब यहाँ पे हमें जो चीज याद रखनी है, हमने बोला कि जब इन ये दोनों को इंक्लूड किया, यानी प्राइवेट को भी इंक्लूड किया और पब्लिक को भी इंक्लूड किया, इसका मतलब सिर्फ इंक्लूड कर क्या रहा है? इनके मेरिट्स को इंक्लूड करता है, जो इनके एसेंशियल्स है, जो इनके प्लस पॉइंट होते हैं ना, उनको उसमें इंक्लूड किया जाता है। इसका मतलब क्या? इनके जो डिमेरिट्स होंगे कुछ अगर, तो क्या उनको इंक्लूड करेंगे? हम बोलेंगे नहीं, डिमेरिट्स को इंक्लूड नहीं करते, सिर्फ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के क्या करते हैं हम? सिर्फ और सिर्फ मेरिट को इंक्लूड करते हैं। इसका मतलब ये वो इकोनॉमी हो गया जहां पे ऐसा एरिया, ऐसी जगह जहां पे अच्छा खासा डेवलपमेंट है, जो आगे है, मतलब अच्छा खासा वहां पे विकास है, तो वहां पे क्या करेंगे हम? किसका यूज करेंगे? वहां पे हम मार्केट इकोनॉमी के ऊपर छोड़ देते इकोनॉमी को। बट ऐसे एरियाज जहां पे अभी भी क्या पिछड़ा, यानी बैकवर्ड एरियाज टाइप का है, तो वहां पे क्या करेगा? गवर्नमेंट आके हाथ करेगी, हाथ हेल्प करेगी। ठीक है, तो इसमें मार्केट भी काम करेगी और गवर्नमेंट भी काम करेगी, दोनों करेगी। कैसे कैसे? जो बैकवर्ड एरियाज होगा वहां पे गवर्नमेंट, जो सही एरिया होगा वहां पे मार्केट करेगी। बट यहाँ पे सारा मार्केट है, यहाँ पे सारा गवर्नमेंट के हाथ में। क्लियर हो गया? तो मैंने थोड़ा डीप बता दिया उनके लिए जिन्होंने ढंग से ये पढ़ा नहीं था। ठीक है ना? बाकी जिसको और डीप पढ़ना है तो वो अलग से क्या है, 11th क्लास के इसमें से अगर आप मेरे इसमें देखना चाहते हो तो वहां पे जाकर के आप इसके बीच में डिफरेंस पढ़ सकते हो। मैंने शायद डाला हुआ है 11th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डाला हुआ है।
आगे ये पॉइंट आपको याद रखना है, एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस आर नॉट डिटरमाइंड बाय फोर्सेस ऑफ मार्केट। यानी कभी भी कोई बोलेगा क्या एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस को मार्केट फोर्सेस से डिटरमाइन किया जाता है, आप बोलोगे नहीं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेड का मतलब ही क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन सुना होगा आपने, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है शासन करना, और इस टाइप की चीज जो है ना वो गवर्नमेंट के बेस पे ज्यादा सही लगती है चीजें, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस जो होती है ना वो किसके बेस पे होती है, गवर्नमेंट वाले के थ्रू होती है। यानी गवर्नमेंट वाला कौन सा हो गया, ये वाला सोशल इकोनॉमी, ठीक है ना। तो इसको कभी भी ये फोर्सेस ऑफ मार्केट यानी हमने डिमांड एंड सप्लाई से इसको नहीं निकाला जाता। बात समझ आ गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस नॉट डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ मार्केट। क्लियर। आगे इन अ फ्री मार्केट, अभी फ्री मार्केट मतलब यही कह रहा है फ्री इकोनॉमी, यानी यही हमारी, ठीक है ना। फ्री मार्केट इकोनॉमी द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है, ठीक है, वो कैसे होता है, मैंने वो डिटरमाइंड होता है किसके थ्रू, कंज्यूमर प्रेफरेंस, यानी कंज्यूमर क्या चाहता है उसके बेस पे क्या होता है यहाँ पे काम चलता है। जैसे कंज्यूमर की डिमांड ये चल रही है तो उसके बेस पे क्या गुड्स प्रोड्यूस किया जाता है। तो जब याद रखना फ्री मार्केट इकोनॉमी में कभी आपसे पूछेगा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स का एलोकेशन कैसे होता है, बंटवारा कैसे होता है, तो उसको डिटरमाइन किया जाता है किसके थ्रू, कंज्यूमर के प्रेफरेंस के थ्रू। क्लियर है। तो यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, पॉइंट नंबर 30 तक आगे बढ़ते हैं फिर। तो आगे के पॉइंट्स देखिए, पॉइंट नंबर 31, ठीक है, कह रहा है कैपिटलिज्म, ध्यान से पढ़ना, कैपिटलिज्म यूजुअली फंक्शंस इन अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। देखो यहाँ पे आपको याद रखना है ये किसके लिए, डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, यानी कहाँ पे आप बिल्कुल फ्रीली आप काम कर सकते हो। तो फ्री इकोनॉमी कौन सी होती है, कैपिटलिज्म ही होती है, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क क्या वहीं पे क्रिएट होता है। क्लियर ना। तो आपको ये याद रखना है, कहीं पता चला आपको सोशलिज्म में लिख करके आ जाए, वहां गलत हो जाएगा आपका। तो मैंने क्या बोला, कैपिटलिज्म जो होता है, कैपिटलिज्म इकोनॉमी जो है हमारी, कैपिटलिज्म यूजुअली फंक्शन इन अ डेमोक्रेटिक किसमें, फ्रेमवर्क। क्लियर। उसके अलावा हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिव एफिशिएंसी कहां मिलेगी आपको, ऑपरेटिव एफिशिएंसी हमेशा हाई डिग्री कहां मिलती है, कैपिटलिस्ट सिस्टम में मिलता है, सोशलिस्ट में आपको वहां पे नहीं मिलेगा ऐसा कुछ। क्लियर है। चलो उसके अलावा स्टडी ऑफ प्राइस बिहेवियर, अगर आप प्राइस बिहेवियर की स्टडी कर रहे हो, स्टडी ऑफ प्राइस बिहेवियर इन इंडिया विल कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ, कहाँ आएगा, अब बात देखो किसकी कर रहा है, ये इन इंडिया कह रहा है, तो बड़े लेवल पे हो गया, तो बड़े लेवल पे हमेशा कहाँ स्टडी होगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। बट अगर ये छोटे लेवल पे स्टडी हो रही है तो माइक्रो बोलते हैं हम। क्लियर हो गया, बेसिक से पॉइंट से तीनों। अगला एग्रीगेशन इज इन्वॉल्व इन, यहां बहुत गलती होती है। देखो अगर पेपर में आया एग्रीगेट किससे संबंधित है, यानी एग्रीगेट किससे रिलेटेड, तो हम बोलेंगे एग्रीगेट हमेशा कहां यूज होता है, मैक्रो के अंदर होता है। कहां होता है, मैक्रो में। बट अगर उसने ये बोला एग्रीगेशन इन्वॉल्व कहां होता है, तो बोलेंगे एग्रीगेशन बोथ माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी इन्वॉल्व होता है और मैक्रो में। यहाँ पे बहुत बच्चे से मैक्रो लगा के आते हैं, बात को समझना। अगर बोलता है एग्रीगेट कहाँ यूज होता है तो मैक्रो का ही होता है। वैसे एग्रीगेट मतलब टोटल मेनली यहाँ पे होता है। बट अगर क्या एग्रीगेशन माइक्रो के अंदर आता है, हाँ आ सकता है। माइक्रो में जो एग्रीगेशन होता है वो छोटे लेवल पे होता है, यानी माइक्रो में भी एग्रीगेशन होता है बट वो छोटे लेवल पे होता है। जैसे मान के चलो ना, आप फर्म का डिमांड कर बनाते थे, एक इंडिविजुअल डिमांड कर, एक मार्केट, तो मार्केट में एक दो तीन को जोड़ के तभी तो बनाते थे ना। इसका मतलब यहाँ पे भी एग्रीगेशन होता है बट छोटे लेवल पे होता है, ठीक है। और यहाँ पे तो बड़े लेवल पे होता है। तो मेनली अगर जब भी एग्रीगेट का क्वेश्चन आता है तो वो इसका आंसर यही होता है। बट अगर उसने ये आपसे स्पेशली पूछा कि एग्रीगेशन इन्वॉल्व होता है या नहीं होता, ये बताओ, तो आप बोलोगे बोथ माइक्रो एंड मैक्रो में इन्वॉल्व होता है। क्लियर है। वैसे ज्यादा देखा गया क्वेश्चन सीधा इसके ऊपर बनता है एग्रीगेट वाला। चलो कोई नहीं, फिर भी याद रखना। में आगे पॉइंट नंबर 35, इकोनॉमिक एजेंट्स। अगर आपसे कोई पूछे कि इकोनॉमिक एजेंट्स कौन कौन से होते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से। कंज्यूमर्स, जिसके बदले में आप हाउस होल्ड इंडिविजुअल वर्ड यूज कर सकते हो। गवर्नमेंट नंबर 2, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 प्रोड्यूसर्स यानी फर्म्स, और नंबर 4 सेंट्रल बैंक। कौन, सेंट्रल बैंक। तो आपको चारों नाम याद रखना है इकोनॉमिक एजेंट में, कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट, प्रोड्यूसर और सेंट्रल बैंक। प्रोड्यूसर की जगह फर्म्स आ सकता है लिखा हुआ, ठीक है ना। कंज्यूमर की जगह आपको हाउस होल्ड इंडिविजुअल देखने को मिल सकता है। तो आपको क्या यहाँ पे नोटिस करना है कि अगर मान लो वहां पे लिखा हुआ है क्या फर्म्स जो है इकोनॉमिक एजेंट होती है, तो हाँ होती है भाई। क्या सेंट्रल बैंक इकोनॉमिक एजेंट के अंदर आता है, हाँ है भाई, सब है। क्लियर है। आगे पॉइंट नंबर 36, द एक्सपेंस विच रेजेस प्रोडक्टिव कैपेसिटी। कोई भी ऐसा खर्चा जिससे प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़े,
ठीक है ना, उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार आता है कि बताओ उन्होंने कुछ ऐसी खर्चा करा है जिससे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गया, तो क्या है वो आपकी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है। क्या होता है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है। जैसे मान लो आपने मशीन लगा लिए, प्लांट्स लगा लिए, तो जब आप ये चीज लगाते हो तो इसका मतलब आपका मेन मोटिव क्या है? आप अपना प्रोडक्शन जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसको बढ़ाना चाहते हो। क्लियर हो गया? उसके अलावा आउटपुट ऑफ अ फर्म इज नॉट अ मैक्रो वेरिएबल। अब इसको समझते हैं ट्रू है फॉल्स है। तो यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ है? अ फर्म मतलब एक फर्म की बात कर रहा है। अब एक फर्म की बात करेगा तो माइक्रो का पार्ट होता है, तो सही तो बोल रहा हूँ कि जो ए फर्म आएगा वो मैक्रो कभी नहीं हो सकता, वो क्या होता है? माइक्रो होता है। तो बिल्कुल सही है, ट्रू, क्योंकि ये क्या है? माइक्रो है, मैक्रो नहीं हो सकता क्योंकि एक फर्म है। क्लियर है? तो 37 तक हो चुके हैं हमारे, 37 तक। और आगे बढ़ते हैं, जो हमारे कुछ बचे हुए पॉइंट्स हैं, तो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका है 38 और उसके बाद 39। क्लियर है? पहले 2 पॉइंट कर लेते हैं, इसके बाद अब छोटे छोटे रह गए हैं। ठीक है, एक आधे बड़े होंगे। तो सेंटर प्रॉब्लम्स इन इकोनॉमिक्स, ये सेंटर प्रॉब्लम होता है क्या? ये आपको पता है सेंटर प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? कि आपके यहाँ क्या स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज है। इसका मैंने बताया था, इसका मतलब होता है कि आपके यहाँ डिमांड तो ज्यादा है बट सप्लाई की आपकी कम है, जिसके कारण आप हर किसी की जो वांट्स को ना पूरा नहीं कर सकते, है ना। या हमने क्या बोलता है कि आपके यहाँ जो रिसोर्सेज है वो आपके यहाँ क्या लिमिटेड है, बट आपके यहाँ रिसोर्सेज लिमिटेड है बट वांट्स तो अनलिमिटेड है ना, तो उसको क्या भरपाई करना बहुत मुश्किल है। तो सेंटर प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होती है? एक तो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज के कारण, दूसरा उनका अल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज, अल्टरनेट बोले अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है ना। तो अल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्स में क्या होता है कि एक रिसोर्सेज का कई यूज पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ रिसोर्सेज की कमी है। क्लियर? तो ये आपने पढ़े थे, पहले भी 11th में पढ़े होंगे। और इसके कारण आप सोसाइटी के अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, आप नहीं कर पाते ना। तो उसने बोला सोसाइटी की जो अनलिमिटेड वांट्स है उसको सेटिस्फाई करना आपको बेस्ट पॉसिबल मैनर में, यही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यानी एक तो रिसोर्सेज की कमी है, अल्टरनेट यूज इसलिए पॉसिबल भी है, और उसके कारण अब आपको क्या करना है? सोसाइटी के अनलिमिटेड वांट्स को क्या करना है? बेस्ट पॉसिबल मैनर में क्या करना है? सेटिस्फाई करना है। यही आपकी सेंटर प्रॉब्लम होती है। तो आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है। क्लियर हो गया? आगे सेंटर प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें तो पहला आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी हमें क्या प्रोड्यूस करना है। और इसके अंदर भी दो चीजें आती है। पहला व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, यानी आपको कौन से गुड्स आपको प्रोड्यूस करने हैं वो सोच लो आप। और जब आपने ये सोच लिया कि आप कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने वाले हो, तो अब ये भी सोच लो कि इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, यानी कितनी क्वांटिटी में कौन सा गुड्स आप प्रोड्यूस करोगे। यानी अगर आपने मान लो कि सोचा था कि आप गेहूं और चावल, ठीक है ना, यानी व्हीट और राइस आप उगाना चाहते हो, तो आपने उगाना चाहते हो ये सोचा, तो ये आएगा व्हाट गुड्स आर टू प्रोड्यूस। आप क्या सोचना, आपने क्या सोचा? दो, व्हीट और राइस। बट उनकी कितनी क्वांटिटी इसलिए डिसाइड करनी पड़ती है क्योंकि आपके पास जो फील्ड होगा, जो खेत होगा या जो भी जगह होगी ना बेटा, वो भी लिमिटेड होगी। इवन आपके क्योंकि आपके रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि किसकी कितनी कितनी क्वांटिटी में क्या करूं? प्रोड्यूस करूं। तो इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस। क्लियर? जब आप ये डिसाइड कर लेते हो तो फिर आता है अगला कि हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करोगे। तो दो टेक्निक है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, एक होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो टेक्निक होती है जिसमें लेबर का यूज ज्यादा होता है कैपिटल से, बट दूसरी तरफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वो टेक्निक होती है जिसमें कैपिटल का यूज ज्यादा होता है किससे? लेबर से। तो ये आपको याद रखना है, इसमें लेबर का यूज ज्यादा होता है कैपिटल से, इसमें कैपिटल का यूज होता है ज्यादा किससे? लेबर से। कैपिटल मतलब आप कुछ भी ले लो, जिसमें प्लांट एंड मशीनरी इन सब की मशीनों का यूज करो, तो उसका मतलब कैपिटल इंटेंसिव है। बट आप हाथ से बनवाते हो सारी चीजें, तो वो क्या लेबर इंटेंसिव है। क्लियर? जब आप व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, यानी इनके ये प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाती है, तो अगली प्रॉब्लम आपके पास है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यानी किसके लिए प्रोड्यूस करोगे। ठीक है? तो यहाँ पे आता है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और एक आता है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो फॉर हुम टू प्रोड्यूस, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन या फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो रिलेटेड होता है, किससे रिलेटेड होता है? इंडिविजुअल से। ठीक है ना, किससे होता है? इंडिविजुअल से रिलेटेड होता है ये वाला पर्सनल वाला। जबकि फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से होता है। किससे होता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। ठीक है, मैं इसके ऊपर बताता हूं आपको किस तरह से कह रहा हूं। ये वाला रफ कर देता हूं मैं। ठीक है, मैंने क्या बोला? ये वाला जो है किससे रिलेटेड है? इंडिविजुअल से रिलेटेड है। अब यहाँ पे डीप क्वेश्चन कैसे बनता है? ऐसा आता है कि इनकम की जो इनइक्वालिटी होती है, यानी जिसके कारण अमीर वाले बहुत अमीर हो जाते हैं और जो गरीब होते हैं बहुत ज्यादा गरीब रह जाते हैं ना। इनकम इनइक्वालिटी तो हमारे इंडिया में है ही। ठीक है ना, तो उसके कारण इन दोनों में किसको दिक्कत होगी? तो इसी को तो दिक्कत होगा कि इंडिविजुअल यहाँ रहते हैं, पर्सनल वाले के अंदर आता है, वो दोनों दे देगा। किसके अंदर बताओ? इसके अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल है। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ना, तो इनकम का इफेक्ट, यानी जिसका ज्यादा इनकम है उसको ज्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे, जिसका कम है उसको क्या मिलेंगे? कम। तो ऐसी प्रॉब्लम देखने को यहीं पे मिलती है। क्यों? कि पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन इंडिविजुअल से रिलेटेड है। बट फंक्शनल किससे रिलेटेड होता है? मैंने कहा ये होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन।
अब ये फैक्टर प्रोडक्शन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, आप बार बार रट्टा मारते हो उस चीज का भी। 4 होते हैं फैक्टर प्रोडक्शन, जिसमें पहला है लैंड, क्या होता है, लैंड। दूसरी होती है आपकी लेबर, तीसरा होता है कैपिटल, और चौथा होता है एंटरप्रेन्योर, है ना, आप एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हो। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये आपके 4 हो गए। एंटरप्रेन्योर बोलोगे चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये 4 आपके क्या हो गए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गया। और इनको जो मिलता है, लैंड के बदले क्या मिलता है बच्चे, रेंट, ठीक है ना। लेबर के बदले क्या मिलती है, वेजेस। कैपिटल के बदले क्या मिलता है, इंटरेस्ट। और लास्ट बंदे को क्या मिलता है, प्रॉफिट। क्या मिलता है, प्रॉफिट, मेन को प्रॉफिट मिलता है। तो ये जो ऊपर के 4 है ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, और नीचे के जो 4 है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये फैक्टर इनकम होता है। क्या होता है, फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम यानी जो तुम्हारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मिल रहा है उसको कहते हैं फैक्टर इनकम। क्लियर है, पहले एक बार यहां तक नोट डाउन करो पहले, ठीक है। अब इसको और लिखते हैं थोड़ा सा, तो लिख लिया होगा आपने यहां तक, ठीक है ना। हमेशा याद रखना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर, इनको जो मिलता है उसको कहते हैं फैक्टर इनकम कहते हैं। जैसे लैंड के बदले क्या मिलेगा, रेंट, लेबर के बदले क्या मिलता है, वेजेस, कैपिटल पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप को क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो आपको याद रखना है। क्लियर, तो इसी को कहते हैं फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, ये फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। और अगर लोगों के बीच में अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो किसको, गुड्स एंड सर्विस, इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो उससे कहते हैं ये पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पे इनकम इनक्वालिटी देखी जाती है, बट यहाँ पे इनकम इनक्वालिटी देखी नहीं जाती। क्यों नहीं देखी जाती, क्योंकि साधनों के बीच में थोड़ी ना लड़ाई हो रही है कि कौन ज्यादा अमीर है कौन गरीब है। यहाँ पे लड़ाई नहीं है, लड़ाई लोगों के बीच में है। तो यहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है, बेसिक। और लास्ट जो आपको इस बार नया पढ़ रहा है, ठीक है, व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी आपने ऐसे कौन से प्रोविजंस बनाए हैं या आपने क्या प्रोविजन बनाने चाहिए आपको, किसके लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो आपको ये प्रॉब्लम पे ध्यान रखना है कि क्या ऐसे कौन से प्रोविजन, क्या प्रोविजन बनाए जाए किसके लिए, फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। क्लियर हो गया। अब अगर मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक प्रॉब्लम और बता दी कि व्हेन गुड्स आर प्रोड्यूस, ऐसा प्रॉब्लम आती है कि गुड्स कब प्रोड्यूस किया जाए। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कब वाली, प्रॉब्लम सिर्फ यही है, एक तो व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, और फ्यूचर में जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या करना है। तो ये एडिशनली एक पढ़ना पड़ रहा है आपको, ठीक है। वैसे ये थे 3। क्लियर हो गया, इसे नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमें खत्म करना है इसको आज ही। तो आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 40, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अगर हम देखो जो हमारी तीसरी जो प्रॉब्लम थी उसकी बात करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस से रिलेटेड प्रॉब्लम भी बोलते हैं। तो ये नाम आप याद रख लीजिए, उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस से रिलेटेड या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से रिलेटेड प्रॉब्लम भी बोलते हैं। बस यहाँ पे यही चीज आपको याद रखनी है कि जब इनकम इनइक्वालिटी बोलेगा तो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, और इनकम इनक्वालिटी की जहां पे दिक्कत ही नहीं होती तो वह है आपका फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है, चल। तो जहां पे दिक्कत हो रही है वो कहाँ है, पर्सनल के अंदर है, इनकम वाली बात, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर होम टू प्रोड्यूस को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की प्रॉब्लम भी कहते हैं। आगे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, ये मैंने बता दिया है, जिसमें कैपिटल यानी मशीन्स का यूज ज्यादा होता है लेबर से, बट वहीं पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक बोलते हैं जहां पे लेबर का यूज ज्यादा होता है किससे, कैपिटल से। क्लियर, आगे माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। यहाँ तो बच्चा पढ़ता कहता है ट्रू ट्रू ट्रू, बट आगे तो पढ़ लो क्या कह रहा है, एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। तो बड़े लेवल पे माइक्रो कब से करने लग गया, तो यहाँ पे फॉल्स हो जाता है। मैं कई बार देखता हूँ बच्चे आधा पढ़ते हैं स्कैरसिटी, हाँ यहाँ तक तो ठीक लग रहा है, ट्रू कर दिया, फिर पूरा पढ़ लो पहले, आगे की कुछ और तो नहीं लिखा हुआ। तो ये पूरे होल इकोनॉमी की बात कर रहा है जिसमें ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि होल के बाद जब भी आती है तो वहां पे मैक्रो यूज होता है। आगे द डोमेस्टिक कंट्री मे सेल्स गुड्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी डोमेस्टिक कंट्री जो है वो बाहर वाले देशों को माल बेच सकता है। मैंने कहा बिल्कुल बेच सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और उसको हम इंपोर्ट बोलते हैं, मैंने कहा नहीं बच्चे उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट तो नहीं बोलते, इसलिए हमने फॉल्स कर दिया। अगर वहां पे एक्सपोर्ट लिखा होता तो मैं ट्रू कर देता। क्लियर, तो आपको क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ने हैं। आगे द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वर्क्स ऑन या वर्क्स सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर का काम करती है। तो हमने कहा नहीं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कभी भी सोशल वेलफेयर का काम नहीं करती है, वो प्रॉफिट मेकिंग का काम करती है, यानी इसको अपना प्रॉफिट बनाना होता है, ठीक है ना। सोशल वेलफेयर आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी कहती है, जिसको हम कमांड इकोनॉमी या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं ना, या प्लान्ड इकोनॉमी। तो ये भी आपका फॉल्स है। अब पता पंगा का होता है, हमारा ये वाला फॉल्स आया, ये फॉल्स आया है, ये भी फॉल्स आया है। बच्चे कहता है लगातार फॉल्स आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम ही गलत है क्वेश्चन में, यानी कहीं ना कहीं ट्रू होना चाहिए था। तो ऐसा मत करना, कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो आंसर बी 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 या ए हो सकता है, यानी ऐसा हो सकता है कि लगातार 3-4 क्वेश्चनों में ए ही टिक लग जाए या बी ही टिक लग जाए।
तो इसमें ये मत सोचना कि यार लगातार बी नहीं दे सकता क्वेश्चन, कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे हैं, नहीं होता है कई बार कि क्या है कोई एक सीरीज ना कई बार 4-5 बार लगातार कंटिन्यूसली आ जाती है, यानी जैसे एक इसका आंसर ए है तो उसका भी ए हो जाता है, कई बार उसका भी ए हो जाता है, ए तो ए लगातार आ सकता है, जैसे यहाँ पे फॉल्स 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 आ गया, ठीक है ना, तो घबराना नहीं है, हो सकता है कि ऐसे आंसर बन जाए आपके। तो आगे बढ़ते, 6 क्वेश्चन रह गए खाली, फटाफट से करते खत्म। तो आगे देखिए अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 45 46, ठीक है, इसको कर लेते हैं फटाफट से। 45 में देखो हमारे पास क्या है, इसने बोला हु डिफाइंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, अगर मैंने शायद सीरियल नंबर गलत हो गए हो तो ध्यान रख लेना, ठीक है अपने आप। तो हु डिफाइंड बिजनेस इकोनॉमिक्स इन टर्म्स ऑफ द यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज। तो आपको ये नाम ये लाइन भी याद रखनी है और नाम याद रखना है, जोल डीन, ठीक है ना, इन्होंने ये डिफाइन किया था इस तरह से बिजनेस इकोनॉमिक्स को, कैसे, यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस की बात की, एक इन द फॉर्मुलेशन, ताकि आप फॉर्मुलेट कर सको, बना सको क्या बिजनेस पॉलिसीज, ठीक है ना। इन्होंने कहा था कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एसेंशियली अ कंपोनेंट ऑफ किसका, अप्लाइड इकोनॉमिक्स। तो आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा साथ में इसके, जोल डीन ने बोला था, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एसेंशियली अ कंपोनेंट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये इसलिए बोला क्योंकि इसने बोला एप्लीकेशन ऑफ, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें होता है एप्लीकेशंस ऑफ, अप्लाइड इकोनॉमिक्स में क्या बोला इसने, एप्लीकेशन होती है किसकी, सेलेक्टेड क्वांटिटेटिव, याद रहे यहाँ पे क्वालिटेटिव नहीं है क्वांटिटेटिव है, तो सेलेक्टेड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की बात की, ये भी आपको याद रखना है यहाँ पे क्वांटिटेटिव। पहला कि इकोनॉमिक एनालिसिस इन द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पॉलिसीज, किसने बोला, जोल्डेन। क्या बोला हुआ है, बिजनेस इकोनॉमिक्स एसेंशियली अगर बात करें तो कंपोनेंट है किसका, अप्लाइड इकोनॉमिक्स। अप्लाइड इकोनॉमिक्स मतलब क्या होगा कि एप्लीकेशन ऑफ सेलेक्टेड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, कैसी टेक्निक, जैसे सच एज लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया, रिग्रेशन एनालिसिस, कैपिटल बस्टिंग, ब्रेक इवन पॉइंट एंड कॉस्ट एनालिसिस, ठीक है। तो ये जो है ना, ये सब बातें किसके अंदर आई है, इस वाले के अंदर। तो आपको यहाँ पे मेन मेन जो बातें याद रखनी, 1 2 3, ठीक है। और ये जो चीजें कभी भी आएगा तो बोल देना ये किसके अंदर है, अप्लाइड के अंदर है, किसके अंदर है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स के अंदर, क्लियर हो गया। उसके बाद बिजनेस इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद, बट अगर ऐसे बोलेगा कि एप्लीकेशन, देखो यहाँ तक तो सेम है एप्लीकेशन, बट किसका, इकोनॉमिक लॉज बोलेगा, इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, मैथडोलॉजीज बोलेगा, इस टाइप की चीजें बोलेगा, याद रखना। इन द मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, इन द मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विद इन अ बिजनेस फॉर्म अंडर द कंडीशन ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज बोलेगा। तो यह है इवांस डगलस, क्या है, इवांस डगलस। तो प्लीज ध्यान से पढ़ना कि किसके लिए पूछा गया है, इवांस डगलस वाली लाइन आई है कि जोल्डिन वाली आई है। तो आपको यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा अपनी पैनी नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि आप जहां जरा सा ध्यान भटका हो वहीं आंसर गलत। अगर इस टाइप की चीजें लिखी हुई आ रही है पेपर में, समझ लेना वो किसने लिखा हुआ है, इवांस डगलस, वहां पे इस पे टिक लगाओगे। बट अगर ऐसी कुछ चीजें लिखी हुई आ रही है तो जोल डी ने ये अप्लाइड इकोनॉमिक्स की बात करते हैं खाली, क्लियर हो गया। तो हमारे देखो कितने 46 तक हो चुके हैं। तो आगे देखिए लास्ट के पॉइंट्स, पब्लिकेशन ईयर्स ऑफ केन्स बुक, ठीक है, ये वैसे नहीं पूछेगा ये वाला पॉइंट केन्स बुक वाला, बट फिर भी आपको याद रखना पब्लिकेशन ईयर्स ऑफ केन्स बुक कौन सा है, 1936, ठीक है ना। और फैब, फैब आपकी मर्जी है, आप याद रख भी सकते हो और नहीं भी रख सकते हो, ठीक है ना। फरवरी जो है आप याद रख भी सकते हो और नहीं भी रख सकते हो। तो आपको क्या रखना है, मैंने कहा ये मर्जी है इस वाले क्वेश्चन करने की, वाला पॉइंट फिर भी याद रखना, 1936 आप याद रखेंगे, फरवरी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सेव्स मोर, अगर आप ज्यादा पैसा बचाते हो तो वो हमेशा एक वर्च्यू माना जाता है, मतलब एक तरह से गुण माना जाता है, अच्छा माना जाता है, नहीं ऐसा नहीं होता। ज्यादा सेव करना इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये सेव मोर यानी अगर आप हमेशा बचाने की सोचते हो तो वो हमेशा अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है ना। तो सेव मोर इज ऑलवेज अ वर्च्यू, यानी क्या अच्छा माना जाता है, तो उसने बोला फॉल्स, अच्छा नहीं माना जाता, क्लियर। आगे, इफ एन इंडिविजुअल सेव्स मोर, अगर कोई बंदा अगर मान लो पैसा बचाता तो उसका मतलब वो ऐड कर रहा है टू हिज फ्यूचर प्रोस्पेरिटी, यानी अपने फ्यूचर को समृद्ध बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए काम करता है, बिल्कुल सही बात है। However, if an economy saves more, but अगर इकोनॉमी अगर पैसा बचाना शुरू कर दे तो इट में ड्रिवन टुवर्ड्स फ्यूचर पॉवर्टी, यानी इकोनॉमी को वो एक गड्ढे में डाल सकता है, गरीबी के चंगुल में फंसा सकता है। तो हम बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, इंडिविजुअल बचाए तो समझ में आता है कि वो फ्यूचर प्रोस्पेरिटी के लिए, अपने फ्यूचर को मजबूत बनाने के लिए कर रहा है। बट अगर वहीं पे अगर एक इकोनॉमी अगर पैसा बचा रही है तो समझ लो कि वो फ्यूचर पॉवर्टी की तरफ जा रहा है, डिमांड सप्लाई का प्रेशर तहस नहस हो जाएगा, जो डिमांड सप्लाई का प्रेशर था वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, वरना अगर ऐसा हुआ तो, ठीक है। आगे, अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म इज नॉट एन इकोनॉमिक एजेंट, तो मैंने अभी बताया था, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म क्या है, इकोनॉमिक एजेंट नहीं होती, फॉल्स भाई, होती है, अभी तो बताया था मैंने कि जो फर्म्स होती है ना वो भी इकोनॉमिक एजेंट होती है, बताए थे ना, तो वही है। तो देखो हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, जाने से पहले इतनी बात जरूर सुनना, ठीक है। मैंने आपके लिए काफी इजी कर दिया फर्स्ट चैप्टर, आराम से क्वेश्चन करो घर पे, फिर मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या उससे वो क्वेश्चन करने में हेल्प हुई है नहीं हुई।
कोई ऐसा क्वेश्चन जो उसके बावजूद आपसे ना हो तो मुझे बताना कि वो क्या इनसे जुड़ा हुआ है या नहीं, मैं देखूंगा उसके बाद, ठीक है ना। और साथ साथ में अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अपनी बुक मत पढ़ो, बुक पढ़ो, अच्छे से बुक पढ़ लो, ठीक है, डीप नॉलेज लो उसकी भी, और इन पॉइंट्स को भी पढ़ो ताकि आपका जो है ना पेपर काफी इजी और काफी जल्दी इफेक्टिव मैनर में हो जाए। क्लियर? तो एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर तो हमें रखना अपने साथ। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।